आयशा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आयशा आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी जब हैशम ने उसके साथ खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, वाह क्या बात है, आज इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। आयशा ने शीशे में नजर आते उसके अक्स की तरफ देखते कहा, तो अब आपको हमारी तारीफ भी झूठी लगने लगी है। हैशम ने अफसुर्दगी से कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे आज एक बंदा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, हैंडसम था काफ़ी, दिल ही नहीं कर रहा था उस पर से नज़रें हटाने का। आयशा ने मायनी खेजी से कहा और हैशम तो बस शॉक्ड खड़ा रहा। यकदम उसके चेहरे का तनाव बढ़ा। कौन था वो? हैशम ने मुठियां भींचते बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते कहा, था कोई, बिल्कुल सामने आईने में नजर आने वाले शख्स जैसा था। आयशा अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली तो हैशम के चेहरे के तासुरात बदले, चेहरे का तनाव कम हुआ। वो आयशा की बात का मतलब समझ चुका था। न जाने वो आयशा के लिए इतना पॉजेसिव क्यों था। वो आज इतने सालों बाद भी आयशा से उतनी ही मोहब्बत करता था, बल्कि दिन ब दिन उस मोहब्बत में इजाफा हो रहा था। वो आज भी आयशा को खोने से डरता था। आयशा ऐसा मजाक मत किया करें, आप जानती हैं हैशम खान के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम आपको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हैशम खान ने जज्बाती लहजे में कहते उसे खुद से लगाया था। आप जानती हैं हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, शायद लफ्ज़ नहीं है हमारे पास कि हम अपनी मोहब्बत को बयान करें। हैशम खान ने उसके माथे पर मोहरे मोहब्बत जब्त करते हुए कहा था, हेट यू टू हैशम। आयशा ने शरारत भरे लहजे में कहा, थैंक यू आयशा, इस नफ़रत के लिए भी। हम चाहते हैं कि आप चाहे नफ़रत करें या मोहब्बत, दोनों जज्बे मेरे लिए हों, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। हैशम ने मशकूर लहजे में कहा। वो आयशा के इस इजहार मोहब्बत को जानता था। वो जानता था कि आयशा का मोहब्बत जाहिर करने का यही अंदाज़ है। उसे अंदाज़ा था कि वो जिस शिद्दत से उसे चाहता है, आयशा भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। हैशम माँ अपना। इससे पहले कि आयशा की बात मुकम्मल होती, ड्रेसिंग पर पड़े फ़ोन की बजती रिंग ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो किया, जिसकी स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर ब्लिंक हो रहा था। हैशम खान ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। हैशम खान ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हैशम खान? दूसरी जानिब से कोई मानूस आवाज़ उभरी, लेकिन हैशम को याद नहीं आ रहा था कि उसने यह आवाज़ कहाँ सुनी है। कौन बात कर रहा है? हैशम खान ने रोबदार आवाज़ में पूछा। मैं आदिल बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब से वो नाम सुनकर हैशम का चेहरा यकदम गुस्से से सुर्ख हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कॉल करने की? हैशम खान ज़ोर से गरजा था। उसकी आवाज़ पर आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हैशम की गिरफ्त मोबाइल पर काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और आयशा बेचैन खड़ी कॉल बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं तुमसे और आयशा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आदिल खान ने तहम्मुल से कहा। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे आदिल खान। तुमने हमारी बीवी आयशा का हाथ थामा था और तुम कहते हो कि हम तुम्हें माफ़ कर दें। हैशम खान गुस्से से गुर्राया और आयशा आदिल खान का नाम सुनते ही शॉक्ड रह गई थी। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन हैशम तुम खुद सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आदिल खान ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। उसके जवाब में हैशम कुछ नहीं कह पाया था। इतना तो वो भी जानता था कि आदिल आयशा से बचपन से मोहब्बत करता था और इस तरह बासानी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। उसने तो फिर मंजिल के पास पहुंचकर मंजिल को खोया था। उसने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आज पहली दफ़ा हैशम किसी के सामने चुप हुआ था। उसने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आज पहली दफ़ा हैशम खान किसी के सामने चुप हुआ था। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने ज़ोर से मोबाइल पटका था। क्या हुआ हैशम, क्या हो गया है? आयशा ने फिक्रमंदी से उसके बराबर बैठते धीमे लहजे में पूछा। आयशा आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? भले वो माफ़ी भी मांग ले। हैशम ने अजीब से लहजे में पूछा था। आयशा उसकी इसी जनूनियत से ही तो डरती थी। क्या हो गया आपको हैशम? इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। अब तक तो उन्होंने शादी भी कर ली होगी और मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? क्या मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर आपको इतना भी भरोसा नहीं? आयशा ने अपना लहजा थोड़ा सख्त रखा। आयशा, हमें आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन वक्त पर भरोसा नहीं। जब ये करवट लेता है तो जिंदगियां बदल कर रख देता है। हैशम खान ने अपना डर जाहिर किया। वो इंसान जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे, वो एक औरत की मोहब्बत में इतना कमज़ोर हो सकता है, कोई सोच भी ना सकता था। लेकिन कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी के हर मोड़ पर आप मुझे अपने पास पाएंगे। आयशा ने उसका हाथ थामते हुए उसे यकीन दिलाना चाहा।
थैंक यू आयशा। हैशम खान भी हमेशा आयशा के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हैशम ने मजबूत लहजे में कहा। एक बात हमेशा याद रखिएगा हैशम, आयशा और हैशम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आयशा ने नर्म लहजे में कहा। और जिस दिन ऐसा हुआ, हैशम खान खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेगा, हैशम ने जज्बातियत से कहा। अगर अब आपने कुछ ऐसा वैसा कहा ना तो मैं चली जाऊंगी बच्चों के कमरे में, आयशा ने जोरावर धमकी दी। ऐसे कैसे चली जाएंगी? आज अगर आप गईं तो हम आपको वहां से उठा कर ले आएंगे, हैशम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। हैशम भूल जाइए ना सब, माफ़ कर दें आदिल को, वो जो सब भी हुआ वो वक्त का तकाजा था, आयशा ने मौका देकर नरमी से कहा। लेकिन आयशा, हैशम खान को आयशा का आदिल का नाम लेना नागवार गुजरा और इस बात का अंदाज़ा आयशा को भी हुआ था। लेकिन कुछ नहीं, बस हमने कहा आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आयशा ने हतमी लहजे में कहा। वो जानती थी कि हैशम खान उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। ओके, जस्ट फॉर यू जाने हैशम, हैशम ने हार मानते हुए कहा। थैंक यू हैशम, आयशा ने मशकूर लहजे में कहा था। अल्लाह ताला, आप तो गफूर रहीम है ना, मुझे माफ़ कर दें, आज आपका ये बंदा सब कुछ खो चुका है। जानते हैं अल्लाह मियाँ, जब मैं आज हाजिम से मिला तो मुझे लगा जैसे ज़िंदगी मिल गई हो, कितना समझदार हो गया है वो। और रूही, मेरी गुड़िया भी इतनी बड़ी हो गई कि कल उसकी शादी है। इन सालों में मैं सब कुछ खो चुका हूँ। हाँ अल्लाह ताला, मैंने आपको ज़रूर पहचान लिया है। वो जाए नमाज पर बैठा बारगाहे इलाही में हाथ फैलाए अपने रब से मुखातिब था। हाँ, अब वो अपने रब से ही सारी बातें किया करता था। उसने किसी को राजदार या रकीब नहीं बनाया था, उसके लिए अब सब कुछ अल्लाह पाक ही था। या अल्लाह प्लीज़ बस एक दफ़ा मुझे ज़ोया से मिलवा दें। या अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं तब तक पुरसकून नहीं हो सकता जब तक वो मुझे माफ़ ना कर दे, लेकिन मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, शहर का कोना कोना छान चुका हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो रो रो कर अपने रब से इल्तजा कर रहा था। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल भी जानता है, तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, प्लीज़ अल्लाह ताला एक दफ़ा मिलवा दें बस उससे। वो हिचकियों से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। शायद कबूलियत की घड़ी आ चुकी थी और उसकी सुन ली गई थी। उसका रोना भी रब को पसंद आ गया था और शायद अब उसकी ज़िंदगी में सुकून आने वाला था। आज वो पूरे 5 साल बाद इस तरह रोया था, बच्चों की तरह उसने रो रो कर खुदा से फरियाद की थी। कौन जानता था कि वो इंसान जिससे उसने हद से ज़्यादा नफ़रत की थी, उसी इंसान को वो इस तरह अल्लाह से रो रो कर मांगेगा। वो पूरी रात उसने रब से मिन्नतें इल्तजाएं करते गुजारी थी। फजर की नमाज के बाद जब वो रो रो कर थक चुका था तो निढाल होकर बिस्तर पर लेट गया और आखिरकार कुछ ही देर में नींद की देवी उस पर मेहरबान हो चुकी थी। खान हवेली में मुकम्मल सकूत छाया हुआ था, तमाम कमरों की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। जब वो धीरे धीरे कदम उठाता, बिना कोई आहट किए रुहाब के कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा चूंकि लॉक नहीं था, उसने बगैर आवाज़ किए दरवाज़ा खोला और छोटे छोटे कदम उठाता बेड पर दुनिया और माफिया से बेखबर सोए वजूद की जानिब बढ़ा। रुबाब, तुम इतने मज़े से यहाँ सोई हो, वहाँ मेरा सुकून चैन सब बर्बाद हो रखा है। हाजिम ने उसके पास ज़मीन पर घुटने टेकते उसके कान में सरगोशी की थी। किसी मानूस आवाज़ पर सामने सोए वजूद में जुम्बिश पैदा हुई थी। उसने झट से आंखें खोलीं और अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब हाजिम की बात पर चुप हो गई। हाजिम जान चुका था वो जाग चुकी है। यार, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही थी, फूलों में गिरी, बिल्कुल काले गुलाब जैसी, और ये पीला जोड़ा, इसमें तुम बिल्कुल पीलिया की मरीज लग रही थी। बस जब मैंने तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया, मेरा दिल कर रहा था कि बस तुम्हें ही देखता रहूं। हाजिम ने हल्की आवाज़ में अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। उसने उसके जवाब में इतना ही कहा, जबकि हाजिम शॉक्ड था कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं। अच्छा, मैं ये कहने आया था कि अपने हाथों पर मेहंदी से मेरा नाम ज़रूर लिखवाना, हाजिम ने अपने आने की वजह बताई। रुबाब, तुम जान नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज जब हमारा निकाह हुआ, उस वक्त मैं जो फील कर रहा था वो नाकाबिले बयान है, हाजिम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जबकि वो उससे झटके से हाथ छुड़वाती, साइड लैंप ऑन करती, झटके से उठ खड़ी हुई। क्या कर रहे हो हाजिम? मैं रुबाब नहीं रुहाब हूँ,
कितने छिछोरे हो तुम, मुझे आज पता चला है, रुहाब ने गुस्से से कहा। और हाजिम रुहाब को देखकर ही सकते में आ गया और अब अपनी बेवकूफ़ी पर नज़रें चुरा गया। लेकिन अगले ही लम्हे अपनी खफगी छुपाता झट से बोला, छिछोरा होगा दानियाल, समझी तुम? और मैं तो अपनी बीवी से बात कर रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा कबाब में हड्डी बनना आता है ना। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी दानियाल के बारे में कहा, वरना मैं इस बेड से कूद कर उसे बेवा कर दूंगी, रुहाब ने तड़क कर कहा। लेकिन फ़ौरन ही अपने लफ्ज़ों का एहसास होते उंगली दांतों तले दबा गई। मुसलसल शोर की आवाज़ पर रुबाब की नींद में खलल पैदा हुआ और सामने खड़े हाजिम को देखकर शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों पर दौड़ गई। ओह, 1950 की पैदाइश, तुम मुझसे शर्मा रही हो, इस नमूने से जो खुद को देखकर शर्मा जाता है। रुहाब ने गुस्से से रुबाब की तरफ देखकर कहा, तौबा है रूही, तुम यहाँ क्यों आए हो? रुबाब ने हाजिम से पूछा। ये यहाँ तुमसे मिलने आया था, तुमने इसका सुकून चैन सब लूट लिया है ना। और कह रहा था कि तुम आज पीलिया की मरीज लग रही थी, रुहाब ने हंसते हुए कहा। जबकि रुबाब ने खूनखार नज़रों से हाजिम की जानिब देखा। हाजिम समझ चुका था कि अब वो उसकी फीलिंग्स की बैंड बजाने वाली है, इसलिए बिना कुछ कहे रुहाब को वार्न करता, पाँव पटकता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि रुहाब और रुबाब ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और अब उन दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरी हवेली की दीवारें फूलों की लंबी लंबी लड़ियों से ढकी थीं। लाइट्स ने पूरी हवेली को रोशन कर रखा था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, जो माहौल को खुशगवार बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी शख्सियात उस वक्त खान हवेली में मौजूद थीं। मुलाजिम यहाँ से वहाँ मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते भागते नजर आ रहे थे। हर एक चीज़ अपने कीमती होने का सबूत दे रही थी। आज उस हवेली की रौनक, उस हवेली की जान, रूही और हाजिम की शादी हो रही थी। कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये हैशम खान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हैशम खान ब्लैक कुर्ते में मलबूस अपनी मखसूस शाहाना चाल चलता वहाँ मौजूद मेहमानों की जानिब चला आया। वो किसी बिजनेस पार्टनर से बात करने में मसरूफ़ था जब सामने से आती आयशा अपना लहंगा संभालती बमुश्किल सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा गई। आज वो हैशम खान की ख्वाहिश पर दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। हैशम खान चाहता था आज वो उसके लिए सिंगार करे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को संवारे, और उस वक्त वो बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तैयार हुई। कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने, लाइट मेकअप किए, सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस वो हैशम खान को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। उस वक्त हैशम खान को उससे नज़र हटाना मुश्किल तरीन काम लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वक्त यूं ही थम जाए और वो जी भर के उसे देखता रहे। जब उससे रहा नहीं गया तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी मखसूस चाल चलता आयशा के पास चला आया, आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए उसे बड़े आराम से देख रहा था। आयशा उसकी मुस्कुराहट देख कर ही कन्फ्यूज़ हो रही थी। हैशम को मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर एक शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों को छू गई थी और वो शर्म से पलकें झुका गई और हैशम तो मानो उसकी इस अदा पर फिदा होकर ही रह गया। वाह जाने हैशम, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो हम फिदा हैं। हमसे पूछें कि आज आप कितनी हसीन लग रही हैं। हैशम ने मायनी खेजी से उसके कान में सरगोशी की। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, इतना तो ख्याल किया करें। ना जगह देखते हैं और ना कुछ और। आयशा ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते मसनूई गुस्से से कहा, वैसे एक बात बताएं, आज हमारी प्यारी सी बीवी शर्मा क्यों रही हैं और इस शर्म की वजह से ठीक से गुस्सा भी नहीं कर पा रही? हैशम खान अब भी उसकी तैयारी को सताइशी नज़रों से देख रहा था। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? आयशा उसकी बात पर गड़बड़ाई, लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए लापरवाह जाहिर किया खुद को। अच्छा, तो फिर आप ब्लश क्यों कर रही हैं? आपके ये प्यारे से गाल इतने गुलाब क्यों हो रहे हैं? हैशम ने उसके गुलाबी होते गालों को खींचते हुए कहा। आप बिना हटें सामने से, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ना जाने क्यों आज उसे वाकई हैशम से शर्म आ रही थी। उसकी वालिहाना नज़रें उसे पजल कर रही थी। इससे पहले कि मज़ीद वो कुछ कहता, वो हैशम को रास्ते से हटाती मेहमानों की तरफ बढ़ गई। हैशम खान भी किसी से कम नहीं लग रहा था। वो भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। आज वो खुश था। आज वो अपने कंधे पर पड़ी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने जा रहा था। लेकिन हाँ, एक जगह कमी थी। शायद वो ज़ायान की कमी थी। वो ज़ायान का फ़र्ज़ शायद ठीक से पूरा नहीं कर पाया था। ज़ायान की याद अब भी उसे बेचैन करती थी। उसे उस पर यकीन ना करने का मलाल था, लेकिन ज़ायान ने जो किया वो उस मलाल पर गालिब आ जाता था। लेकिन उसने हमेशा ज़ोया और लिज़ा को पूरा हक देने की कोशिश की थी, उनके हक में कोई कोताही नहीं की थी।
زویا بھی رحاب اور رباب کے ساتھ دوپہر میں ہی پارلر چلی گئی تھی۔ ہر کوئی باتوں میں مصروف تھا۔ جب یکدم ہال میں بارات کی آمد کا شور ہوا تو عائشہ اور ہیشم اور ننھے ننھے ہوزان، آصال اور لیزا پھول کی پتیاں لیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ہوزان اور آصال نے تو ہیشم جیسا ہی کرتا پہنا تھا، جبکہ لیزا نے باربی فراک پہنی تھی جس میں وہ کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بارات کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا۔ بارات کو 4 چاند تو حازم نے لگائے تھے۔ ہیشم بہت اچھے سے مسٹر لغاری سے ملا تھا۔ پھر ہیشم جیسے ہی دانیال کو پھولوں کی مالا پہنانے لگا، حازم جلدی سے آگے بڑھ کر وہ مالا اپنے گلے کی زینت بنا چکا تھا۔ جب ہیشم نے حیرانی سے اس کی اس حرکت پر اسے دیکھا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کافی دیر سے حازم کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب اسے بارات میں شامل دیکھ کر اسے تعجب سے پوچھا، اب آپ لوگ تو میری بارات لے کر گئے نہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بارات خود لے جاؤں، حازم نے چہکتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر سب نے زور سے کہا لگایا۔ خوشی اس کے چہرے سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ ہیشم خان نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ فنکشن چونکہ خان حویلی میں کمبائن رکھا گیا تھا تو اس لیے حازم کی بارات لے جانے والا ارمان دھرا کا دھرا رہ گیا، لیکن وہ بھی حازم تھا، کیسے اپنے ارمان نہ پورے کرتا۔ واہ بھائی حازم، تم تو ماسٹر مائنڈ نکلے، دل کر رہا ہے کان کھینچ کر تمہیں اندر لے جاؤں۔ عائشہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، بھابھی آج کے دن تو بخش دیں، دیکھیں میرا کچھ نہیں جائے گا، سب سمجھیں گے کہ آپ روایتی ظالم بھابھیوں جیسی ہیں جس نے اپنے دلہا بنے دیور کو بھی نہیں بخشا۔ حازم نے فکر مندی سے کہا لگایا تھا، چپ ہو جا ورنہ اب بھابھی کا تو نہیں پتا، بھائی ضرور ایک لگا دے گا۔ ہیشم نے اسے وارننگ دیتے دانیال کو بھی پھولوں کی مالا پہنائی تھی۔ حازم اور دانیال نے باہمی مشاورت سے ایک جیسا ڈریس بنوایا تھا۔ تمام باراتیوں کا استقبال معزز طریقے سے کیا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ دانیال اور حازم اپنے مخصوص چال چلتے اسٹیج پر رکھے قیمتی صوفوں پر براجمان تھے۔ جب ننھا ہوزان اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی گود میں آ بیٹھا، معصوم لیزا اور کیوٹ سا آصال بھی اس کے ہمراہ تھے۔ حازم نے باری باری تینوں کو پیار کیا۔ چاچو آج تو آپ بالکل ہیرو لگ رہے ہو، شرارتی ہوزان معصومیت سے بولا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہو۔ حازم نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتے محبت سے کہا، چاچو آج آپ کی شادی ہے؟ ہوزان نے اس کی جانب ایک اور سوال کیا۔ جی میری جان، آج چاچو کی شادی ہے، حازم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاچو میں نے بھی شادی کرنی ہے، ہوزان نے معصومیت سے گال پھلاتے کہا۔ حازم نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا لیکن ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو۔ نہیں، میرے کو شادی کرنی ہے۔ آپ روبی چاچی سے شادی کر رہے ہو، مجھے بھی لذیذہ سے شادی کرنی ہے، ہوزان بضد ہوا، جبکہ اس کی بات پر دانیال اور حازم کا بھرپور کہکہا فضا میں گونجا۔ اوئے موٹو ڈھول، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ خاموش کھڑی لیزا غصے میں بولی، کیوں نہیں کرو گی؟ ہیرو جیسا تو ہوں میں بھی۔ ہوزان نے جیب میں رکھے گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگاتے ایکشن سے کہا، کیونکہ تم گندے بچے ہو، ہر وقت مجھ سے لڑتے ہو۔ لیزا نے بھی تڑک کر جواب دیا، تم بھی تو مسٹر بین کی موٹی دادی ہو۔ ہوزان نے شان بے نیازی سے کہا، تم کیا ہو، تنکے جیسی ٹانگوں والے مسٹر بین؟ لیزا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے نخرے سے کہا، اوئے چپ ہو جا ہوزان، بڑا تو ہو جا پہلے، کر لینا شادی بھی۔ حازم نے ہوزان سے کہا، جس نے جوابی کارروائی کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حازم کے ٹوکنے پر خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے ہوزان، میری تعریف تو تم نے کی ہی نہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ دانیال نے اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر کہا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، بالکل ٹیڈی بیئر لگ رہے ہیں، ہوزان نے بگڑے موڈ سے کہا، جبکہ اس کی بات پر دانیال کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ میں کہاں سے ٹیڈی بیئر لگ رہا ہوں؟ تمہارے چاچو جیسا ڈریس تو پہنا ہے میں نے بھی۔ دانیال نے مصنوعی خفگی سے کہا، کیونکہ آپ میری پھپھو کو لے جاؤ گے، آپ ڈاکو ہو، ہوزان نے غصے سے کہا، اور دانیال تو اتنے القاب پر غش ہی کھا گیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، اب میں خفا ہوں آپ سے، دانیال نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ انکل یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، آپ شاہ رخ خان لگ رہے ہو۔ اب کی بار آصال کی جانب سے آواز آئی، جو بھاگتا ہوا دانیال کی گود میں آ بیٹھا۔ اس کی بات پر ہوزان دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسا۔ اوئے ڈھولو پانڈا، کیوں ہنس رہے ہو؟ آصال صحیح کہہ رہا ہے، لیزا نے اسے ہنستے دیکھ تپ کر کہا، تم ہوگی پانڈی چڑیل، ہوزان نے شرارت سے کہا۔ تو ہوزان، نو ہوزان، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ اسٹیج پر آتی عائشہ نے اسے ٹوکا، مما یہ مجھے پانڈا کہہ رہی تھی۔ ہوزان نے احتجاج کیا، بری بات لیزا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا ایسے۔ عائشہ نے پیار سے اسے سمجھایا۔ عائشہ کی بات پر اس نے نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔
ادھر دیکھو میری گڑیا، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، بالکل پری جیسی۔ عائشہ نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے کہا، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہو بڑی مما۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو مائی ڈال۔ عائشہ نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا، بھابھی یہ رباب کب آئے گی؟ حازم نے عائشہ کو متوجہ کرتے اپنی طرف سوال کیا، شرم کر لو، کیسے کھلے عام پوچھ رہے ہو؟ عائشہ نے تڑک کر کہا، شرم کیسی بھابھی، اپنے نام لکھوا چکا ہوں اب تو، کیا میں لے آؤں پارلر سے اسے خود جا کر؟ حازم نے ڈھیٹ بنتے ہوئے بے تابی سے پوچھا، چپ ہو کر بیٹھ رہو، منع نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ عائشہ نے اسے ڈبکتے ہوئے کہا، انتظار نہیں ہو رہا بھابھی۔ حازم اب بھی باز نہیں آیا، لیکن یہ انتظار تو کرنا پڑے گا حازم، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عائشہ کے منع کرنے پر حازم منہ بسور کر رہ گیا۔ عائشہ کو کسی لڑکی نے پکارا اور وہ حازم کی طرف دیکھتی، اس کی حالت سے محظوظ ہوتی اسٹیج سے اترتی چلی گئی۔